बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। प्रधान शिक्षक के क्लासेस में हम लोग यूनिट 8 के एमसीक्यू क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। आज ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, इसके बाद सेकंड पार्ट आ जाएगा और आपका डीएलएड का टोटल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए फटाफट से बढ़ेंगे क्लासेस की ओर। पहला सवाल यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। एनसीएफ 2005 आधारित है लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट के ऊपर, रचनावादी उपागम के ऊपर, लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत के ऊपर और परीक्षा की जटिल प्रक्रिया के सिद्धांत पर। तो इसमें देखेंगे लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट जो एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल, उन्हीं का ये रिपोर्ट था और उनके इस रिपोर्ट के ऊपर एनसीएफ 2005 बेस्ड था। एक उनमें से कह सकते हैं कि आधार संरचना में इस रिपोर्ट ने बड़ी भूमिका निभाई है उसमें। और रचनावादी उपागम, जैसा कि हम सभी लोगों ने क्लासेस में डिस्कस किया था कि एनसीएफ और बीसीएफ ये दोनों ही रचनावादी उपागम के ऊपर आधारित हैं। और तीसरा है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखने के सिद्धांत के ऊपर बिल्कुल एनसीएफ इसका समर्थन करती है कि लर्निंग बाय डूइंग बच्चों के बीच होना चाहिए। लेकिन परीक्षा की जटिल प्रक्रिया का सिद्धांत एनसीएफ 2005 में नहीं है। तो ए बी सी ये तीन कथन हमारे लिए यहाँ पे सही होंगे। तो तीसरा विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ पे इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट देखेंगे कि एनसीएफ 2005 की कल्पना शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने की दृष्टि से की गई थी। एनसीएफ 2005 मुदालियर आयोग 1952 ईस्वी का और कोठारी आयोग 1966 ईस्वी वाला, इन दोनों आयोग की संस्तुतियों का हवाला देता है तथा एनसीएफ 1975, 1988 एवं 2000 का पुनर्अवलोकन या पुनर्निरीक्षण करता है। इसके निर्माण में सन 1993 में प्रकाशित रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन, जिसको बोझ मुक्त अधिगम हिंदी में कहा जाता है, तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी से पर्याप्त सहायता ली गई है। इन नीतियों तथा यशपाल समिति की अनुशंसाओं पर विचार करने के उपरांत एक नए संशोधित एनसीएफ 2005 की रचना की गई। यह सीखने के रचनावादी उपागम पर आधारित है। एनसीएफ 2005 ने कितने मार्गदर्शक सिद्धांत दिए हैं? तो ये आप सभी को याद हो गया होगा कि 5 मार्गदर्शक सिद्धांत एनसीएफ 2005 के द्वारा दिए गए हैं। और ये 5 मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो पहला मार्गदर्शक सिद्धांत है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा है पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, यह सुनिश्चित करना। और तीसरा सिद्धांत कहता है कि पाठचर्या का इस तरह से संवर्धन किया जाए, पाठचर्या को इस तरह से अच्छा बनाया जाए कि वह बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए हो, है ना, यानी कि ऑल ओवर डेवलपमेंट इसमें सुनिश्चित होना चाहिए। तो बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए, बजाय इसके कि वह पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। मतलब कि ये वहाँ पे कहने का ये मतलब है कि इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग हमारी जो पाठचर्या है वह पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर के नहीं रहने चाहिए, बल्कि बच्चों के ऑल ओवर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस होना चाहिए। चौथा मार्गदर्शक सिद्धांत कहता है कि परीक्षा को अपेक्षाकृत लचीला बनाना है। अभी हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में देखा कि परीक्षा की प्रक्रिया को जटिल बनाना वो गलत था, क्योंकि परीक्षा को अपेक्षाकृत लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना ये एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शक सिद्धांत है। और अंतिम मार्गदर्शक सिद्धांत है कि एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हों। तो इस तरह से 5 मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए हैं और इनको याद करने का ट्रिक मैंने डिटेल क्लास में आप लोगों को बताया था। अगला सवाल है कि एनसीएफ 2005 ने शिक्षा की किस प्रणाली का समर्थन किया है? शिक्षक केंद्रित शिक्षा, पारंपरिक शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब हम लोग एनसीएफ 2005 को पढ़ते हैं तो यह बेस्ड है बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के ऊपर। तो तीसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा का तात्पर्य क्या होता है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चों के अनुभवों, उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। हमें उनकी सक्रियता व रचनात्मक सामर्थ्य को पोषित और संवर्धित करना चाहिए। उनके दुनिया से जुड़े वास्तविक तरीकों से संबंध बैठाने
दूसरों से जुड़ने की उनकी मूल अभिरुचि या अर्थ ढूंढने की जन्मजात रुचि को पोषित करना चाहिए। ये बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है। एनसीएफ 2005 ने किस प्रकार के भाषा शिक्षण का समर्थन किया है? एकल मानक भाषा का, प्रत्येक राज्य में 2 भाषाएं सीखने का, बहुभाषिकता का, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एनसीएफ 2005 में यह वर्णित है कि हम बहुभाषिकता को महत्व देंगे। मल्टीलिंगुअलिज्म जो है, यानी कि बहुभाषिकता हमारे लिए एक संसाधन की तरह है, वो हमारे लिए रुकावट नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए संसाधन है। और बच्चे जितनी ज़्यादा भाषा को सीखेंगे, उनके ज्ञान की वृद्धि उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, बहुभाषिकता का। भाषा शिक्षण बहुभाषिक होना चाहिए, केवल कई भाषाओं के शिक्षण के अर्थ में नहीं, बल्कि रणनीति तैयार करने के लिहाज से भी, ताकि बहुभाषिक कक्षा को एक संसाधन के तौर पर प्रयोग किया जा सके। अगला सवाल देखेंगे, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग भाषा शिक्षण के संदर्भ में क्या सही है? पहला है, भाषा शिक्षण केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होता है। तो ये देखिए बिल्कुल ही गलत कथन है। भाषा शिक्षण का अर्थ केवल भाषा शिक्षण की कक्षा तक नहीं है, बल्कि अन्य विषयों से भी ये संबंधित है। जैसे आप गणित पढ़ाते हो, तो गणित पढ़ाते समय आप किस भाषा का प्रयोग करते हो? अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में चले जाते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे गणित पढ़ाते समय, विज्ञान पढ़ाते समय, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। दैट मीन्स वहाँ का मीडियम जो है, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन वो इंग्लिश है। तो इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, अंग्रेजी भाषा का, अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय कहते हैं, है ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल कहते हैं। तो भाषा शिक्षण केवल भाषा की कक्षा तक सीमित नहीं होता है, बल्कि ये अन्य विषयों की कक्षाओं में भी शामिल होता है। तो ये गलत है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या गणित की कक्षाएं भी एक तरह से भाषा की ही कक्षा होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम लोग विज्ञान पढ़ा रहे होते हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे होते हैं या फिर गणित पढ़ा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जिस भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं, उसका सीधे सीधे प्रत्यक्ष प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। अगर आप हिंदी भाषी बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना शुरू करेंगे, तो वहाँ पाएंगे कि वे बच्चे पूरी तरह से चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, उनको बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं, बहुत सारे शब्दों के अर्थ वो नहीं समझ पाते हैं। तीसरा है कि भाषा शिक्षण में बहुभाषिकता पर जोर होना चाहिए। तो बिल्कुल ये सही है कि भाषा शिक्षण में बहुभाषिकता पर जोर होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश बहुभाषिकता पर आधारित है। हमारे देश में एक कहावत है, कोश कोश पर बदले पानी, 10 कोश पर बदले वाणी, यानी कि हर 10 कोश पे भाषा चेंज हो जाती है, बदल जाती है, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलता है। तो इसीलिए भाषा शिक्षण में बहुभाषिकता पर जोर होना चाहिए। सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से अंग्रेजी सीखने पर बल। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेजी सीखना सभी बच्चों के लिए हम अनिवार्य कर दें। अभी हमारा NEP 2020 भी मातृभाषा के माध्यम में शिक्षा प्रदान करने की वकालत करता है। तो ये चौथा विकल्प हमारा यहाँ पे गलत होगा, B और C, ये चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला विकल्प कहता है कि बच्चों को गणित की परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए तैयार करना। तो देखिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको नोट आउट रखना है, ऐसे नेगेटिव मार्किंग वाले पॉइंट होते हैं जिनको कभी भी आपको पॉजिटिव वे में सही नहीं करना है। जैसे कि अच्छा नंबर लाना, रट करके याद करना, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं, बच्चों को डांटना, पीटना, दंड देना, ये सारे निगेटिविटी वाले पॉइंट होते हैं, इनको आप कभी भी पॉजिटिव वे में सही नहीं करेंगे, तो ये गलत होगा। बच्चे की गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना, बच्चे की गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना बिल्कुल सही है, क्योंकि गणितीयकरण की क्षमता का विकास करना गणित का एक लक्ष्य है। जीवन की रोज़मर्रा की गणितीय समस्याओं के हल के लायक बनाना, ये भी बिल्कुल सही है। जब बच्चा आपके साथ मार्केट जाता हो या दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में भाग लेता है, वहाँ पे जब भी हम गणित का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से वह बच्चों के लिए सहायक होता है। और जीवन की रोज़मर्रा की जो गणितीय समस्याएं हमारे सामने आती हैं, जैसे हिसाब किताब करना, है ना, तो वहाँ पे बच्चे अगर उसको कर पा रहे हैं, दैट मीन्स वो गणित सीखने की दिशा में सफलता की ओर अग्रसर हैं, और ये गणित के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक अच्छा कदम है। तो तीसरा विकल्प भी सही है
और जब हमारा 2 विकल्प सही होगा तब आपको एक से अधिक वाला ऑप्शन चुनना होता है। BCF 2008 इनमें से किन परिवर्तनों को संदर्भित करता है? शिक्षण से अधिगम को, अध्यापक केंद्रित से शिक्षार्थी केंद्रित को, सिर्फ पाठ्यपुस्तकों से सीखना को, विविध संभव स्रोतों से सीखना को, शिक्षार्थी स्वायत्तता से अध्यापक निर्देशित कक्षा को। तो BCF 2008 में इन परिवर्तनों को संदर्भित किया गया है, बाकायदे आउटलाइन किया गया है, नोट आउट किया गया है। तो शिक्षण से अधिगम को, ये सही है। अध्यापक केंद्रित से शिक्षार्थी केंद्रित को, बिल्कुल सही है। सिर्फ पाठ्य पुस्तकों से सीखना को, विविध संभव स्रोतों से सीखना, ये भी सही है। शिक्षार्थी स्वायत्तता से अध्यापक निर्देशित कक्षा को, ये गलत है। अध्यापक निर्देशित कक्षा की बात नहीं की गई है, बल्कि बाल केंद्रित कक्षा की बात की गई है। तो ABC यहाँ पे तीसरा विकल्प हमारा होगा सही। जो प्रमुख परिवर्तन हैं आप उनको नोट आउट कर लेंगे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे किसको किससे चेंज किया गया है। शिक्षण को अधिगम से, है ना। पहले क्या होता था कि पढ़ाना, शिक्षक किस लिए जा रहे हैं स्कूल में, तो पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। अब क्या हो गया है कि अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से भाग लेने के लिए जा रहे हैं, सीखने और सिखाने के लिए जा रहे हैं। अध्यापक केंद्रित से हो गया शिक्षार्थी केंद्रित, शिक्षक ज्ञान प्रदाता से हो गया शिक्षार्थी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होता है। पाठ्यचर्या का स्थिर ढांचा ये बदल करके हो गया लचीली पद्धतियाँ और पाठचर्या। अध्यापक निर्देश देता है, इसको चेंज कर दिया गया शिक्षार्थी स्वायत्त और स्वतंत्र है। सिर्फ पाठ्य पुस्तकों से सीखना, इसको चेंज करके किया गया विविध संभव स्रोतों से सीखना, यानी कि जो भी हमारे पास अवेलेबल मटेरियल्स हैं जिनसे हम बच्चों को सिखा सकते हैं उन सभी का प्रयोग करेंगे। वर्ग कक्षों के अंदर सीखना, इसको चेंज कर दिया गया समाज और प्रकृति के व्यापकतर संदर्भ में सीखना। हम बच्चों को अब फील्ड ट्रिप के लिए ले जा रहे हैं, समाज के बीच बच्चों को घुलने मिलने का अवसर दे रहे हैं, विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ रहे हैं, बच्चों को बगीचे में ले जा रहे हैं, बच्चों को पार्क में लेके जा रहे हैं। ये क्या है? ये सब क्या है कि समाज और प्रकृति के साथ उनको व्यापक अनुभव के अवसर प्रदान करना। सुनने और पढ़ने के जरिए सीखना, इसको क्या कर दिया गया करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। यहाँ पे आ गया आपका चंद सावधिक परीक्षाओं के जरिए मूल्यांकन। पहले ये ऐसा होता था कि केवल परीक्षाओं के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन किया जाता था, अब इसको चेंज कर दिया गया सतत और समग्र मूल्यांकन, है ना, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो ये सारे परिवर्तन आप देखेंगे BCF 2008 में। अगर आपको हमारा क्लास पसंद आता है निश्चित रूप से लाइक करेंगे। आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं सुधार के लिए, वो कमेंट भी आप कर सकते हैं और अपने अधिक से अधिक साथियों तक रिकमेंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। चौथा और पांचवा विकल्प भी है। तो देखिए, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ से जो प्राप्त ज्ञान होता है, ये हम सभी लोग जानते हैं कि इस ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, अनौपचारिक ज्ञान कहते हैं, है ना। शिक्षा के 3 प्रकार आप लोगों ने डिटेल क्लास में देखे हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा जो हम विद्यालय में आकर के सीखते हैं, अनौपचारिक शिक्षा जो हम अपने परिवेश में रह कर के सीखते हैं, निरौपचारिक शिक्षा जो हम दूरस्थ माध्यम से ओपन स्कूलिंग सिस्टम से सीखते हैं, वो निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि विद्यालय के बाहर का जो जीवन है और वहाँ से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। तीसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर यहाँ पे विकल्प को देख लेते हैं। बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देना। अब प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, लग रहा है कि तीनों ऑप्शन सही है, एक से अधिक मार्क करके निकल जाइएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ विधि, दैट मीन्स सर्वश्रेष्ठ तो कोई एक होगा ना, तीनों तो सर्वश्रेष्ठ नहीं होंगे।
तो सर्वश्रेष्ठ विधि तीसरा विकल्प है, बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर प्रदान करना। हम ऐसे अवसर प्रदान करेंगे कि बच्चे गाना भी गा रहे हैं, कविता भी सुना रहे हैं, कहानी भी सुना रहे हैं, कहानी सुन भी रहे हैं, है ना। तो LSRW चारों का अगर वहाँ पे समाकलन हो रहा है, एक साथ प्रयोग हो रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे बच्चों को विविध अवसर मिल रहे हैं, विभिन्न तरीके से वे भाषा का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर को देना है। तीसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही होगा। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है? नहीं। शिक्षक के लिए एक जटिल और कठिन चुनौती है? गलत। भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। पहले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया है। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है। त्रिभाषा सूत्र के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, आप सभी जानते हैं, अवगत हैं इस बात से, है ना। हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ त्रिभाषा सूत्र के तहत 3 भाषाओं का शिक्षण कराया जाता है। तो त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य क्या है? देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना, भिन्न संस्कृति से परिचित करवाना, विदेशी भाषा से परिचित करवाना, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब आप त्रिभाषा सूत्र में देखते हैं कि 3 भाषाओं को बच्चों को सिखाना है, एक तो उनकी मातृभाषा होती है, दूसरी राज्य में जो प्रचलित दूसरी अन्य भाषा होती है, शास्त्रीय भाषा हो सकती है, तीसरी एक विदेशी भाषा भी हो सकती है। तो यहाँ पे बहुभाषिकता के अंतर्गत ये तीनों ही विकल्प हमारे सही हैं और ऐसी स्थिति में हम चौथा ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, एक से अधिक। त्रिभाषा सूत्र को आप यहाँ पर देख लेंगे। बहुभाषिकता से ही जुड़ा एक मसला त्रिभाषा सूत्र का है। अनेक शिक्षा आयोग ने इसे लागू करने की सिफारिश की। 1968 की शिक्षा नीति के अनुसार प्रथम भाषा क्या है? तो प्रथम भाषा स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो। द्वितीय भाषा हिंदी भाषी राज्यों में द्वितीय भाषा कोई भी अन्य आधुनिक भाषा हो या अंग्रेजी, और गैर हिंदी भाषी राज्यों में द्वितीय भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी। ठीक है। और तृतीय भाषा कौन सी होगी? हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी होगी या एक आधुनिक भारतीय भाषा जो द्वितीय भाषा के रूप में ना पढ़ी जा रही हो। गैर हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा जो द्वितीय भाषा के रूप में ना पढ़ी जा रही हो। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा में शिक्षण का समर्थन करती है। तो ये त्रिभाषा सूत्र है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। बहुभाषिक कक्षा से तात्पर्य क्या है? जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता हो, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बहुभाषिक कक्षा से तात्पर्य है, अभी देखिए हमारी कक्षा में एक ही घर के बच्चे आते हैं क्या? नहीं ना, अनेक घरों से बच्चे आते हैं। उनकी सामाजिक, उनकी आर्थिक, उनकी भाषाई परिवेश भिन्न हो सकती है। तो वहाँ पे जो हमारा डाइवर्स सिचुएशन है, बहुभाषिकता वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, अलग अलग समाज से बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, यानी कि वहाँ पे बच्चे ऑलरेडी अलग अलग भाषाओं को जानते हैं। ठीक है, अलग अलग भाषाओं में बातें करते हैं। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? बच्चों की भाषा को महत्व देंगे, उनकी भाषा का सम्मान करेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम्हें अंग्रेजी में ही बात करनी है, हिंदी में ही बात करनी है, तुम अपनी भाषा में बात नहीं कर सकते हो। ऐसा कर करके उन्हें हतोत्साहित तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, ये हमारे लिए बहुभाषिक कक्षा होगी। निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है? गणित अलंकारिक है, तार्किक है, कठिन है, एक से अधिक है। बहुत ही आसान सा सवाल है। गणित तार्किक है, यह लॉजिक पे आधारित होता है। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्न में से कौन सी विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं? उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथातथ्य अभ्यास किया जा सके। वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए।
प्राथमिक स्तर पर जब आप गणित की पाठ्य पुस्तक को देखते हो तो आप देखिए कि उसमें क्या है। क्या उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जा रहा है? बहुत तरह के संदर्भ आपको देखने को मिलेंगे, है ना। वहाँ से अवधारणाएँ स्पष्ट कराई जाती हैं बच्चों को। बहुत तरह के डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और आकर्षक और रंगीन भी होती है। गणित की पुस्तकें प्राथमिक स्तर पर बहुत उसमें कलरफुल बनाया जाता है ताकि बच्चे उसकी ओर आकर्षित हो सके। बहुत सारे चित्र आप उसमें शामिल देखेंगे, है ना। चित्र को गिन करके काउंटिंग करके लिखना होता है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं और चौथे ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे सही करेंगे। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किसके ऊपर बल देती है? गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। ये तो बिल्कुल गलत बात है कि हम केवल कुछ बच्चों को सिलेक्ट कर ले और उन्हीं को गणित पढ़ाएं, बाकी सबको छोड़ दें। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही है कि सभी बच्चा जो है वो गणित में सफल होना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है जहाँ पे गणित मौजूद नहीं है। हम सोने से लेकर के जगने तक जितना भी वर्क करते हैं या जगने से लेकर के सोने तक जितना वर्क करते हैं उन सब में गणित मौजूद है। तो गणित में सफलता सभी बच्चों के लिए आवश्यक है। शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल हम नहीं करेंगे कि पहले परीक्षा लेंगे फिर बच्चे पास होंगे फिर उनको गणित सिखाने के लिए सेलेक्ट करेंगे। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा सही। अगला सवाल, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। गणित जो है वह सोचने एवं तर्क करने का एक निश्चित तरीका है, ठीक है। क्या करना, उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है, उस कथन को हमको चुनना है। उसे पढ़ाने की विधि, आंकिक प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, बच्चों को रट्टा लगवाना, ये सारे नेगेटिव पॉइंट है। पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा नेगेटिव पॉइंट है कि हम बच्चों को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला बता रहे हैं। केवल पहले क्या होगा, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से स्पष्ट करना होगा, बच्चों के लिए एक्सप्लेन करना होगा, तब आप सूत्र बताइए, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा हो जाएगा सही। एक बार फिर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन का पेज आ गया आपके सामने, निश्चित रूप से आप लोग इसको फॉलो करेंगे। अगला सवाल, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 मानता है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, ये भी देखिए गड़बड़ ऑप्शन है। खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, बिल्कुल सही है। गणित के सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना, ऐसा हम नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पे सटीक है कि चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है और इस दृष्टिकोण को हम बच्चों के बीच खोजबीन उपागम का प्रयोग करके, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ करके, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करके प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे के गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीयकरण बच्चे की डैश क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। अब यहाँ पे खाली स्थान के ऊपर कौन सा कथन फिट बैठेगा ये देखना है। पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने, वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्या संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन की, स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उनका सत्यापन करने की। अब यहाँ पे कौन सी क्षमता का विकास करने की बात की जा रही है? तो पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास
करने की क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के अकॉर्डिंग गणित की पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए। पहला कथन कहता है कि गणित को बिना बोझ बनाए आनंदमयी शिक्षा को बढ़ावा दे। ये बिल्कुल सही है। 2008 जो BCF हमारा है, इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि गणित को इस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि बच्चे को ये कोई भारी सब्जेक्ट नहीं लगे। आप बच्चों को पूछते हो कि गणित पढ़ना चाहते हो, अधिकांश बच्चे कहते नहीं सर ये बहुत भारी है, बहुत भारी विषय है। क्यों भारी हो जाता है बच्चों के लिए? हमें गणित को इस तरह से बनाना है कि वो बच्चों के लिए भार ना बने, बोझ ना बने, आसान हो, आनंदमयी शिक्षा की ओर बढ़ावा दें। तो गणित को जब हम डेली लाइफ से जोड़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन से जोड़ेंगे, बच्चों को बताएंगे कि यहाँ पे हम गणित के इस तरह के जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी है प्रयोग कर सकते हैं, उसका प्रयोग करके हम यहाँ पे समस्या का समाधान कर सकते हैं। और देखो ऐसे करने से ऐसे हो जाता है, निश्चित रूप से बच्चों को गणित सीखने में मज़ा आने लगेगा। विद्यार्थियों को गणित में अच्छे नंबर लाने में सहायता करें। ये देखिए, इस तरह का विकल्प जो होगा वो बिल्कुल ही नेगेटिव पॉइंट वाला होगा। बच्चों को अच्छे नंबर लाने के लिए, अच्छा नंबर देने के लिए इस तरह के पॉइंट से बचेंगे। विद्यार्थियों को गणित के भय से मुक्त रखें, सही है। गणित के शिक्षकों के लिए एक जटिल संरचना हो, गलत है। तो पहला और तीसरा A और C यहाँ पे हमारा सही होगा, दूसरे ऑप्शन में सही है। बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 ने गणित सीखने सिखाने के लिए विद्यार्थियों के लिए क्या लक्ष्य बनाया है। गणित के प्रयोग एवं महत्ता को समझना, बिल्कुल सही है। गणितीय आधार पर तर्क करना सीखना, बिल्कुल सही है। गणित की चर्चा एवं गणना से भयभीत होना, बिल्कुल गलत है। गणितीय अवधारणाओं को समझने के लिए पूर्णतः शिक्षकों पर निर्भर होना, बिल्कुल गलत है। पूर्णतः शिक्षकों पर निर्भर हो जाएंगे तो उनका खुद का विकास कैसे होगा। A और B हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 ने गणित में ठोस व्याख्या के साथ संकेतों के प्रयोग की अवस्था निर्धारित की है। देखिए, जब आप BCF 2008 को पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आपको गणित के अलग अलग अवस्थाओं का जिक्र मिलेगा, ठीक है। तो एक अवस्था है ठोस व्याख्या के साथ संकेतों के प्रयोग की अवस्था, और इसके लिए 8 से 12 वर्ष की आयु को निर्धारित किया गया है। यहाँ पे इसको नोट पॉइंट में आप नोट कर सकते हैं। गतिविधियों का चयन बच्चों के सीखने की विभिन्न अवस्थाओं पर आधारित है। ये बिल्कुल BCF 2008 के पॉइंट आउट किए हुए पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट कर लेंगे। शैशवावस्था को 0 से 5 वर्ष रखा गया है, BCF 2005 के अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। हम और जो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने चाइल्ड साइकोलॉजी को देखा था, वहाँ पे शैशवावस्था का मतलब क्या, जन्म से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था, उसके बाद तो पूर्व बाल्यावस्था में पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये BCF 2005 हमारा 2008 हमारा ये मानता है कि गणित के अकॉर्डिंग जो अवस्थाओं को वर्गीकृत किया गया है, उसमें शैशवावस्था जन्म से लेकर के 5 वर्ष की अवस्था तक है। आंतरिक अनुभव की अवस्था ये 5 से 8 वर्ष की अवस्था होती है। और तीसरी अवस्था है ठोस व्याख्या के साथ संकेतों के प्रयोग की अवस्था, ये 8 से 12 वर्ष की अवस्था है। और चौथी अवस्था है अमूर्त तथ्यों की तार्किक अवस्था, ये 12 से लेकर के 18 वर्ष की अवस्था है। तो ये 4 अवस्थाओं का वर्णन आपको मिलता है BCF 2008 में। प्राथमिक स्तर पर सामान्य विज्ञान शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, योग्यताएं, प्रशंसाएं, अवकाश काल का सदुपयोग, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। प्राथमिक स्तर पर सामान्य विज्ञान शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य। प्राथमिक स्तर पर सामान्य विज्ञान हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को एकीकृत विषय के रूप में, और उसके लिए कौन सी पाठ्य पुस्तक आती है, पर्यावरण और हम, जिसमें विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान भी है। तो ये एकीकृत उपागम के अंतर्गत आता है। आप इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें प्राथमिक स्तर पर आती हैं। इसमें कौशल की बात की जाती है, या रुचियों की या अभिवृत्तियों की बात की जाती है, या फिर पहला विकल्प ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग। आप देखेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आप लोगों को याद होगा। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन किया यूनिट 1 में ही। और ब्लूम्स के अकॉर्डिंग जो हमारा ज्ञानात्मक क्षेत्र है उसके 6 चरण है ना।
तो पहला चरण क्या है? ज्ञान है। दूसरा चरण अवबोध है। तीसरा चरण प्रयोग है ना। नॉलेज, नॉलेज के ऊपर क्या आता है? अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर एप्लीकेशन, उसके ऊपर एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन। तो आप लोगों को याद रखना होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही हमारा सही है, फर्स्ट ऑप्शन। प्राथमिक स्तर पर सामान्य विज्ञान शिक्षण किस विषय में समाहित है? तो अभी हम लोगों ने जस्ट इसका आंसर डिस्कस कर लिया, पर्यावरण। एनसीएफ 2005 ने विज्ञान पुस्तकों में अधिक बल दिया है रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने पर। बिल्कुल सही है। यहाँ पे रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाता है, समझने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जाता है। विज्ञान के पाठ्यचर्या के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के बीच तीक्ष्ण सीमाएं बनाए रखने पे, सीमाओं को तोड़ा जा रहा है, सीमाएं बनाई नहीं जा रही हैं। छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करने पर। बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक पदों की यथार्थ परिभाषाएं सीखने पे। परिभाषा सिखाना, रटाना, ये सब गलत पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और सी, दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। एनसीएफ 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को डैश पर बल देना चाहिए। कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में, शिक्षार्थियों की मदद करने में। बिल्कुल सही है। विज्ञान सीखने में, अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में, शिक्षार्थियों की मदद करने में। और तीसरा है शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए मानवीय मूल्यों और ज्ञानाधार को बढ़ावा देने में। उच्च प्राथमिक स्तर पे ये सारा हम लोग देख सकते हैं, सही है। यहाँ पे एक से अधिक वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना, प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य परकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो नहीं पे ध्यान रखेंगे। विज्ञान की प्रक्रियाओं और विषय वस्तुओं को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना। याद करना, रट्टा मारना अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ये सारा नेगेटिव पॉइंट होता है, ठीक है। और चौथा विकल्प एक से अधिक। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना, ये उद्देश्य है, ठीक है। प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य परकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण, ये भी उद्देश्य है। लेकिन विज्ञान की प्रक्रियाओं और विषय वस्तुओं को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना केवल उद्देश्य नहीं है, ज्ञान की संरचना करना, ये इसका उद्देश्य है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? महत्वपूर्ण सूत्र तथा तथ्य सीखना, बिल्कुल गलत है। अध्याय के अंत में दिए गए अभ्यासों को हल करने में निपुणता विकसित करना, गलत है। तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, ये सही है। तीसरा ऑप्शन सही है, बिल्कुल। तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। समाज विज्ञान का शिक्षण इन विषयों पर केंद्रित होना चाहिए। अवधारणा निर्माण, ज्ञान, कौशल तथा क्षमता, मूल्यबोध, यहाँ पे ये सभी सही हैं। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। बीसीएफ 2008 के अकॉर्डिंग विवरणों की स्मृति को परीक्षाओं में अधिक अंक देकर पुरस्कृत किया जाता है, लेकिन यह शिक्षार्थियों के विश्लेषण कौशल को क्या करता है? दृढ़ करता है, कमज़ोर करता है, मजबूत करता है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो अंक देकर के पुरस्कृत करना, दरअसल ये जो है वो साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से आप देखेंगे शिक्षार्थियों के विश्लेषण कौशल को ये कमज़ोर करता है, ठीक है। वहाँ पे हम बच्चों के स्मृति को देख रहे हैं। विवरणों की स्मृति को परीक्षाओं में अधिक अंक देकर पुरस्कृत किया जाता है, लेकिन यह शिक्षार्थियों के विश्लेषण कौशल को कमज़ोर कर देता है, ठीक है। केवल मार्किंग के ऊपर हम देख लेते हैं, बच्चों का नंबर देखते हैं और उसी से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बच्चा पढ़ने में तेज होगा। ये दरअसल शिक्षार्थी के विश्लेषण कौशल को कमज़ोर करता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे होगा सही। आपदा के अध्ययन को किस विषय का अंग बनाया गया है? राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपदा के अध्ययन को, डिजास्टर मैनेजमेंट को ज्योग्राफी के अंतर्गत लाया गया। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास हमारा होता है समाप्त। क्लास कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और पसंद आया है तो अपने अधिक से अधिक साथियों तक रिकमेंड भी ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर से लास्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।